हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और साथ ही इसके साथ साथ हम भारत के भौगोलिक विभाजन को भी हम पढ़ेंगे। पर्वतों के बारे में थोड़ा परिचय जानेंगे। आज से हम शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं IST की यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम भारत मानक समय कहते हैं या भारत मानक समय रेखा एक होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो रेखा होकर गुजर रही है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी राज्यों से होकर जो ये वाली रेखा होकर गुजर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं साथी। और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है, यानी कि पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यही रेखा है भारतीय मानक समय रेखा। हम इसके बारे में आगे जानते हैं, क्योंकि जो भारत मानक समय रेखा है इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, इसी के द्वारा भारत का जो टाइम है वो डिफाइन होता है कि आखिर यहाँ पर कितने बजेंगे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा समय है वो इसी के मुताबिक चलता है, IST के मुताबिक, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर मैं भारतीय मानक समय रेखा की बात करूं साथी, तो 82 डिग्री 30 मिनट इसे कहेंगे हम। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर हमारी भारतीय मानक समय रेखा है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहां से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भारत की जो मानक समय रेखा है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच मेन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो आप कहेंगे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। परीक्षा में यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मेन टाइम यानी कि GMT लाइन से कितनी आगे है या GMT समय से कितनी आगे है? तो वो है 5 घंटा 30 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत मानक समय ग्रीनविच मेन टाइम से, जिसे हम GMT कहते हैं, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर मैं बात करूं भारतीय मानक समय रेखा की, तो यह पूर्वी घाट पर्वत से होकर गुजरती है। जो रेखा है ये पूर्वी घाट पर्वत से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं, परीक्षा में पूछा जाता है कि मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो मानक समय रेखा नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है वो कहां से होता है? तो वो नैनी मिर्जापुर से होता है और यहीं से वो होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो टाइम है भारत का वो कहाँ से निर्धारित होता है, तो आप कहेंगे नैनी मिर्जापुर से, और यहीं से ये होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है भैया? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां से भारत मानक समय रेखा होकर गुजरती है। कुछ और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं। आपको पता होगा, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि एक कर्क रेखा होती है और एक क्या होती है, ये वाली IST यानी कि मानक समय रेखा। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं? वो है भैया छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भैंसा मुंडा जगह। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भैंसा मुंडा नामक जो जगह है, यहीं पर मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की। और आज हमें पढ़ना है भारत का भौतिक विभाजन बेहतर तरीके से। अगर मैं बात करूं भारत के भौतिक विभाजन की, तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं भैया? तो आप कहेंगे उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। यानी भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में भारत को बांटा गया है। उत्तर के पर्वत एक है, एक उत्तर के मैदान है, एक भारतीय मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विभाजन मैंने मैप की द्वारा से समझाया भी है अपने नोट्स में, तो आप ध्यान से समझिएगा। बहुत एग्जैक्ट मैप नहीं बनाया है, लेकिन बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम बात करें कि उत्तर के पर्वत कौन से हैं, मैदान कौन से हैं, प्रायद्वीपीय पठार कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें भैया, तो आप देखेंगे ये जो पर्वत हैं, ये वाले जो पर्वत हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांस हिमालय यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे हिमालय की 3 शाखाएं जो होती हैं, आप कहेंगे दीर्घ, लघु और शिवालिक श्रेणी जो होती है, तो ये भैया उत्तर के पर्वत कहलाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये जो है ये उत्तर के मैदान है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है ये मैदान में आता है भैया। ये क्या आता है? मैदान में आता है। यानी मेनली यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो, और झारखंड का कुछ क्षेत्र मैदान में आता है, जहां पर मैदानी इलाके हैं और यहाँ पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ये है भैया मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत के मरुस्थल आप जानते हैं, राजस्थान,
गुजरात वाले क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार, ये बीच का जितना भी भाग है आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर जितने भी इधर वाले क्षेत्र हैं भैया वो आप देखेंगे किसमें आते हैं, पठार में। महाराष्ट्र का भी हिस्सा आप देखेंगे तो ये सब प्रायद्वीपीय पठार में आता है। और इसके बाद मैं बात करूं ये जो किनारे किनारे हैं, कोस्ट लाइन के किनारे जो जो हिस्से हैं इन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं, यानी कि जो समुद्र तट के किनारे स्थित है उन्हें हम तटीय मैदान कह देते हैं। और फिर एक भाग मैंने बताया था द्वीप समूह। टोटल मैंने 6 भाग आपको बताए हैं। उत्तर के पर्वत, तो उत्तर के पर्वत ये हैं भैया, ये जो लाइन खींची हुई है ये हिमालय है, एक है दीर्घ हिमालय, महान हिमालय जिसे कहते हैं, एक है फिर लघु, और फिर है शिवालिक हिमालय। तो ये भैया उत्तर के पर्वत हो गए। फिर उत्तर के मैदान की बात कही गई है तो मैदान हो गया यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। फिर भारतीय मरुस्थल की बात करी गई तो राजस्थान, गुजरात वाला क्षेत्र जो है, गुजरात का कुछ भाग राजस्थान में ही आता है। अगर मैं बात करूँ प्रायद्वीपीय पठार की तो ये बीच वाला भाग हो गया भैया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाला जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, ये सब वाला जो क्षेत्र है भैया ये किस में आता है, तो प्रायद्वीपीय पठार में आता है। उड़ीसा हो गया। तटीय मैदान की बात करूँ तो जो तट पर स्थित है भैया, जितने भी तटीय कोस्ट लाइन पर स्थित है शहर, तो उनके जो तट के किनारे मैदान है उन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। और फिर द्वीप समूह जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये सब द्वीप समूह में आते हैं। तो ये 6 विभाजन किए गए हैं भौगोलिक रूप से, या आप कहेंगे भौतिक विभाजन किए गए हैं भारत के, और एक एक कर हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उत्तर के पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे कर एक एक भाग को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं भैया पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है, परीक्षा में आपको ये पता रहना चाहिए, स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है भैया। तो बहुत बेसिक सा अंतर है, आप समझ जाएंगे कि पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है। भैया आपका प्रश्न बनेगा कि भैया जी पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है। तो भैया जो पर्वत होते हैं ये ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ज़्यादा ऊंचे होते हैं, यानी कि हाइट इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और जो पहाड़ी होती हैं ये उतने नहीं ऊंचे होते हैं, आप कह सकते हैं कम ऊंचे होते हैं, इसकी अपेक्षा बहुत ही कम, या आप कह सकते हैं कम ऊंचे होते हैं इसकी अपेक्षा। तो यही डिफरेंस आता है। और आप कैसे समझेंगे कि ये पर्वत है या पहाड़ी है भैया, अगर कोई ऐसा पर्वत बना हुआ है तो आप कैसे समझेंगे कि ये पर्वत है या पहाड़ी है भैया। तो अगर किसी की ऊंचाई, अगर मैं बात करूं किसी की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर से अधिक है, कोई ऐसा मतलब आपने देखा जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, तो वो भैया पर्वत कहलाएगा। जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है वो पर्वत कहलाएगा, और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम है, 600 मीटर से कम है, वो क्या कहलाएगी, तो वो पहाड़ी कहलाएगी। यानी कि वह भूभाग, या आप कह सकते हैं कि पहाड़ी क्या होती है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है, और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे वो पर्वत कहलाते हैं। आपको सीधा यही समझना है कि पर्वत ज़्यादा ऊंचे होते हैं तो उनकी ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर होगी। अगर कोई ऐसा है जो 600 मीटर से नीचे है तो वो पहाड़ी की श्रेणी में आएगा। दोनों में पीक होती है, ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। भारत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और भैया कोई भी क्षेत्र अपने आप का 100% होता है, जैसे 32,87,263 किलोमीटर जो है ये भारत का 100% हिस्सा है। इस 100% हिस्से में आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे ही माना जाता है। तो इस 100% हिस्से में अगर मैं बात करूं भैया तो 43% मैदान आते हैं। सबसे ज्यादा भारत में क्या पाया जाता है, तो मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं, और लगभग 43% वाले क्षेत्र पर भारत में क्या है भैया, तो मैदानी क्षेत्र है। फिर 27.7% वाले क्षेत्र में पठार आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, और 18.6% वाले क्षेत्र में पहाड़ियां आती हैं, या पहाड़ियां आप कह सकते हैं, और 10.7% क्षेत्र पर पर्वत आते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में 43%, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा क्या आता है, कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे मैदान सबसे ज्यादा अधिक आते हैं, और 43% लगभग भारत का भाग मैदानों का है। फिर 27.7% पठार हैं भारत में, फिर 18.6% पहाड़ी हैं, यानी कि 600 मीटर से नीचे की चोटियां जो हैं वो पहाड़ी कहलाती हैं, और 10.7% क्या है, पर्वत है भैया। तो ये बात आप देखेंगे कि इतने क्षेत्र पर भारत के पर्वत हैं, इतने क्षेत्र पर पहाड़ी, इतने क्षेत्र पर पठार, और इतने क्षेत्र पर मैदान है। सबसे ज्यादा कौन है, तो मैदान पाए जाते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर हम कुछ पर्वतों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैप से समझ सकते हैं कि आसपास के कौन कौन से पर्वत हैं। तो आप देखेंगे इधर जो है हिंदकुश पर्वत है, जो कि अफगानिस्तान पर पड़ता है। हिंदकुश पर्वत जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका साम्राज्य कहा जाता था कि हिंदकुश पर्वत तक फैला हुआ है, तो वो यही वाला हिंदकुश पर्वत था भैया। पाकिस्तान में भी एक पर्वत पाया जाता है जिसे सुलेमान पर्वत कहते हैं। इधर आप देखेंगे कुछ रेंज पाई जाती हैं, जैसे काराकोरम, ये पहाड़ पाए जाते हैं। लद्दाख में पाए जाते हैं जास्कर, काराकोरम, कुछ श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख, और
जास्कर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं और इसके अतिरिक्त कैलाश जो है ये भी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। आपको क्या ध्यान रखना है भैया कि ट्रांस हिमालय, एक तो हिमालय है और एक ट्रांस हिमालय है, दोनों अलग अलग है। एक हिमालय है और एक क्या है भैया, तो एक कहेंगे आप ट्रांस हिमालय। ये बात आप समझ जाइएगा, डिफरेंस समझ जाइएगा कि एक हिमालय है, हिमालय अलग है, ट्रांस हिमालय अलग है। अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी होती है। कौन कौन सी भैया, तो आप कहेंगे काराकोरम रेंज होती है इसमें, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि काराकोरम की कितनी रेंज हैं या कितनी श्रेणियां हैं। तो आप कहेंगे काराकोरम की 4 श्रेणियां हैं। इसके बाद आप ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी हो गई काराकोरम श्रेणी, दूसरी हो गई लद्दाख श्रेणी। दूसरी क्या हो गई भैया, तो लद्दाख श्रेणी हो गई, ये भी भारत में स्थित है। इसके बाद मैं बात करूं लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर आप कहेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, ये भी ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है। और इसके बाद मैं बात करूं कैलाश पर्वत श्रेणी, कहने का मतलब पार्ट भी कह सकते हैं आप। कैलाश पर्वत श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ये भी ट्रांस हिमालय की ही श्रेणी है, लेकिन ये भैया भारत में नहीं पड़ती है। ये कहाँ पर है, तो ये भैया तिब्बत में है। और तिब्बत वर्तमान में किसके कब्जे में है, तो आप कहेंगे तिब्बत चीन में आता है, तो तिब्बत में स्थित है ये पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत वाली श्रेणी। तो आप कहेंगे भैया कि ये जो ऊपर के हिस्से हैं, जैसे कि ये वाला, ये काराकोरम श्रेणी है, ये सब ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये सब क्या है भैया, तो आप कहेंगे ये सभी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। थोड़ा ये और ऊपर रहेंगे, बस एकदम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, बस आप समझ जाइएगा कि सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। क्योंकि हाथ से बनाया गया है मैप, तो एकदम एग्जैक्ट रेंज आपको नहीं मिलेगी कि यहीं पर स्थित है, नहीं तो आप कहें कि भैया इतना नीचे कैसे आ गया। तो ये समझिएगा कि ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है और ये कैलाश, ये 4 जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और भैया जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, वो काराकोरम रेंज में ही आती है। और K2 गार्डविन आस्टिन जिसे हम कहते हैं, जो कि पीओके में स्थित है, वो ट्रांस हिमालय की श्रेणी का ही हिस्सा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है गार्डविन आस्टिन, वो हिमालय का भाग नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि जो K2 है भैया, K2 की बात करूं, K2 जिसे हम क्या कहते हैं, गार्डविन आस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन। K2 की अगर मैं बात करूं, गार्डविन ऑस्टिन, तो ये भैया काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो आपसे कोई पूछे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या हिमालय की श्रेणी है, तो नहीं भैया, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं गार्डविन आस्टिन की भैया, तो ये वर्तमान में पीओके में स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, क्योंकि जो भारत के नियंत्रण से बाहर है अभी, लेकिन क्योंकि हमारा ही हिस्सा था, इसलिए हम इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कह देते हैं। तो आप कहेंगे ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी हम मैप के माध्यम से यहाँ पर समझे हैं, आगे और चीजें जानेंगे इन सब के बारे में एक एक कर। अच्छा, मैं बात करूँ ये वाली रेंज जो है, आप देखेंगे नेपाल के पास से जो जा रही है, ये महान हिमालय की रेंज है। यहीं पर माउंट एवरेस्ट पड़ता है। फिर आप कहेंगे लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। अगर मैं बात करूं, महान हिमालय सबसे ऊंचा है, फिर लघु हिमालय है और फिर शिवालिक हिमालय है। ये 3 भाग हैं हिमालय के, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर के पर्वत की। उत्तर के पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है, अब हम इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर मैं बात करूं उत्तर के पर्वत की, तो उत्तर के पर्वत 2 भागों में है, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय। दोनों में डिफरेंस है भैया, एक ही ना समझिएगा कि ट्रांस हिमालय और हिमालय एक ही चीज है। जो ट्रांस हिमालय है वो देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आती है ट्रांस हिमालय में, जबकि जो हिमालय का भाग है वो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उत्तर के पर्वत के 2 भाग हैं भैया, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय, इसे परा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को हम क्या कहते हैं भैया, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांस हिमालय है इसे हम परा हिमालय कहते हैं भैया। ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे हम परा हिमालय कहते हैं, परा हिमालय, परा परी वाला हिमालय आप याद रख सकते हैं ऐसे, या आप ऐसे याद रख सकते हैं परी हिमालय कहते हैं।
तो इससे याद आ जाएगा कि परा हिमालय कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं तो यह पामीर नोट ग्रंथि का भाग है। ये पामीर नोट ग्रंथि का भाग है भैया। ये जो पामीर ग्रंथि है ये कहां पर है, तो आप मैप में देखेंगे यहां पर पड़ती है पामीर ग्रंथि, और यहीं से ट्रांस हिमालय निकला हुआ है। यहीं पर एक ऐसे ग्रंथि टाइप की पड़ती है जिसे हम पामीर ग्रंथि कहते हैं, और यहीं से ट्रांस हिमालय निकला हुआ है। तो और इसी ग्रंथि से कुनलुन हिमालय भी निकला है जो चाइना में पड़ता है। तो इसी पामीर ग्रंथि से कुनलुन, एक आप कहेंगे कुनलुन पर्वत जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, आप कहेंगे ये कुनलुन पर्वत है, ये चाइना में स्थित है, और यहीं से निकला है ट्रांस हिमालय का भाग, यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब चीजें। तो इसीलिए हम कहेंगे ये जो पर्वत है ट्रांस हिमालय, ये पामीर नोट ग्रंथि का भाग है या हिमालय से पुराना है। आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो ये ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से पुराना है, हिमालय से भी पुराना, हिमालय से भी पुराना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि जो भैया उत्तर के पर्वत हैं उनमें ट्रांस हिमालय और हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय जो है वो इस हिमालय से भी पुराना है और सबसे पुराना पर्वत है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणी आती है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी जो है वो पर्वत वो तिब्बत में स्थित है जो कि वर्तमान चीन में है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, मैं बात करूँ काराकोरम श्रेणी की, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। काराकोरम श्रेणी की बात करूं, काराकोरम श्रेणी की, तो प्राचीन नाम इसका कृष्णगिरी है, यानी कि काराकोरम श्रेणी को हम क्या कहते हैं, कृष्णगिरी कहते हैं। सॉरी, थोड़ा आवाज फंस रही होगी क्योंकि जुकाम है, तो कभी कभी अक्षर गलत निकल जाते हैं मुंह से, तो उसके लिए माफ करिएगा। 2 मिनट के पानी पी लेता हूं। तो हम बात कर रहे थे काराकोरम श्रेणी की। तो काराकोरम जो श्रेणी है ये प्राचीन नाम इसका क्या है, कृष्णगिरी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कृष्णगिरी किसका प्राचीन नाम है, काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम है। इसे एशिया का रीढ़ कहते हैं, इसे एशिया का रीढ़ कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसे एशिया का रीढ़ कहते हैं। और हिमनद ग्लेशियर, सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पर, यानी कि जो ये काराकोरम श्रेणी है इसमें सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, ब्याफो ग्लेशियर पड़ता है, बाल्टोरा और हिस्पर। सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पर, सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये सब क्या है भैया, तो ये सब हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। तो हमने क्या बात की कि अगर मैं बात करूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काराकोरम की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया, तो आप कहेंगे ये काराकोरम की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं काराकोरम की बात करूं भैया तो इसका पुराना नाम क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है कि काराकोरम का पुराना नाम क्या है दोस्त, तो पुराना नाम होगा इसका कृष्णगिरी। ये बात आपको ध्यान हो गई कि काराकोरम श्रेणी जो है इसका पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे कृष्णगिरी है। अगर मैं बात करूं भैया तो मैंने आपको बताया कि ये एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़ इसे कहते हैं, एशिया की रीढ़ कहते हैं काराकोरम को, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भैया काराकोरम में कुछ प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं, ग्लेशियर क्या होता है भैया, बड़े बड़े हिमनद होते हैं जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, आप कह सकते हैं बर्फों के। तो ग्लेशियर स्थित है भैया, जैसे नदी का डेल्टा होता है ना, वैसे इनका बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है बर्फों का, उसे ग्लेशियर कहते हैं। वो पिघलता है तो पानी पर्वत से गिरता है, बाढ़ भी आ जाती है नीचे वाले क्षेत्रों में, तो उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो भैया सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, आप कहेंगे सियाचिन। और अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है भैया, तो आप कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन है जो लद्दाख में पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे बियाफो, बाल्टोरा, ये सब ग्लेशियर पड़ते हैं किस पर भैया, तो ये ध्यान रखिएगा ये सब ग्लेशियर पड़ते हैं कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये सब ग्लेशियर पड़ते हैं काराकोरम में, हिस्पर। तो ये सब ग्लेशियर कहाँ पर पड़ते हैं, काराकोरम में पड़ते हैं। भैया जो ये सियाचिन ग्लेशियर है ये नुब्रा घाटी या विश्व का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, यानी कि ये बॉर्डर पर पड़ता है, और आप कहेंगे यहाँ सबसे ऊंचा विश्व का बैटल फील्ड है, यानी कि सबसे ऊंची लड़ाई जो होती है वो सियाचिन ग्लेशियर पर ही होती है। अच्छा, मैं बात करूं K2 गाडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी की, और भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे गाडविन ऑस्टिन ही है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, गाडविन ऑस्टिन, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है भैया K2 गाडविन ऑस्टिन, और ये काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं सियाचिन ग्लेशियर पहले पाकिस्तान में था, सियाचिन ग्लेशियर पहले पाकिस्तान में था, लेकिन 1984 में अपना नियंत्रण ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे
नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी जो सियाचिन ग्लेशियर था ये पहले पाकिस्तान के अंतर्गत आता था, लेकिन 1984 में भारत ने क्या किया था, ऑपरेशन मेघदूत किया था और इसके द्वारा यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया था। और इसलिए सियाचिन ग्लेशियर एक विवाद भी है। जब मैं आपको विवाद को पढ़ा रहा था तो वहाँ पर आप देखेंगे, मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने जब विवादों को पढ़ाया था, भारत पाक विवाद जब मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर पढ़ाया था सियाचिन विवाद। तो ये वही सियाचिन है, सबके बारे में हम आगे जानते हुए चलते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर पहले भारत के अंतर्गत था, पहले पाकिस्तान के अंतर्गत था सॉरी, लेकिन 1984 में भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत द्वारा कब्जा किया गया था। काराकोरम भारत की सबसे ऊंची पर्वत है, ये बात ध्यान रखिएगा। काराकोरम जिसे हम केटू भी कहते हैं या जिसे हम गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, ये तीनों एक ही नाम है भैया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर काराकोरम लिखा मिले तो काराकोरम का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे काराकोरम का ही मतलब है केटू। केटू का ही मतलब है, सॉरी, केटू का ही मतलब है गार्डविन आस्टिन, गार्डविन आस्टिन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल हम इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर बात करेंगे पूरे हिमालय के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।